हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रानू सर में। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट नंबर 16 लेकर आए हैं और टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक कीजिए, वीडियो सेक्शन पर ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको 1 से लेकर 15 तक की जितनी भी वीडियो हैं आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगी। आप उन्हें 1 से लेकर 15 तक उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है जो दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज़ है, जिससे क्या है कि आपको उन प्रश्नों को बारे में जानकारी भी मिलेगी जो आपसे छूट रहे हैं या जिनसे छूटने की संभावना है। तो इस तरीके से ध्यान में रखते हुए आपको ये टेस्ट सीरीज़ बनाई जाती है कि आपसे एक भी प्रश्न ना निकले, क्योंकि प्री को ध्यान में रखते हुए प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो 0.1 भी हमें एक कट ऑफ से बाहर कर सकता है नंबर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ये टेस्ट सीरीज चल रही है और आप लोग इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और जिस तरीके से आपकी जैसे परीक्षा नज़दीक आ रही है, उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा का अंतिम अंजाम देने में लगे होंगे और आशा करता हूं कि आपको सफलता मिले। और 1-2 दिन में हमारा एक वीडियो और आने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि जो प्रीलिम्स में किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कौन से प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, उसमें हम सब कुछ आपको डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने वो तक रणनीति अपनाई, ठीक है, उस स्ट्रेटजी के तहत आपको 100% श्योरिटी है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी प्री में, ठीक है। अगर आपने उस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया वो सारे नियम को फॉलो किया तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, प्री क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, हम वीडियो बनाएंगे उसको अब सिर्फ हम जीएस पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में, ठीक है। और जीएस पेपर 2 की बात करें, जो सी सेट की बात करें अगर हम, तो इसमें हम आपको लगभग 4 या 5 वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप आसानी से 20 या 25 नंबर उस केवल 4-5 वीडियो से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो उनसे आप देखिए और उनको अपने प्रश्न अटैम्प्ट कीजिए और उनको एक टेस्ट सीरीज़ भी देंगे आपको, टेस्ट सीरीज़ उसमें करके देखिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। और लगभग 27 क्वेश्चन आपको करने होते हैं प्री में, ठीक है, जिसमें क्या है। और उसके बाद फिर थोड़ी टेक्निक पेपर के साथ में आपको टेक्निक भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार के प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, किस प्रकार के आपको नहीं करने हैं और कितने अटैम्प्ट करने हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप वो आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देरी न करते हुए चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और अगर आपको साफ ना दिख रहा हो तो आप अपने मोबाइल की रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और इसका कारण ये भी हो सकता है, जो लोग कमेंट करते हैं कि सर साफ नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये भी हो सकता है इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि इंटरनेट स्लो हो, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति का आप सामना कर रहे हैं तो आप सिर्फ हमें सुनिए और सुन के बातों पर ध्यान दीजिए और अपने माइंड में सेट में छिपा लीजिए, एकदम एडजस्ट कर लीजिए, जिससे आपको परीक्षा के टाइम पर उसको फाइंड करने में, उसको एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं किसी राज्य का विधानमंडल, ठीक है, उस राज्य के साथ या उस राज्य के भीतर, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे और उसको बड़े ध्यान से, मतलब थोड़ी थोड़ी बातों से गलती हो सकती है, ठीक है, और लेकिन एक शार्प दिमाग की तरह चलना है, ठीक है। आप देखिए व्यापार, वाणिज्य और समासम। अगर आपको हिंदी वर्जन अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ी एक साइड इंग्लिश वर्जन दिया जाता है, आप उसमें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिससे क्या है, हो सकता है हिंदी के वर्ड थोड़े कठिन हो लेकिन आपको इंग्लिश में वर्ड प्रॉपर सही मिलेंगे, तो आप उससे भी आप उन शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं और प्रश्न को समझ सकते हैं। स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्बंध अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो। इस उद्देश्य के लिए विधानमंडल
में एक विधेयक को निम्नलिखित में से किसकी पूर्व स्वीकृति के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हालांकि बात राज्य विधानमंडल की हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ पर कुछ घुमाव होता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति आती है कि लगभग स्टूडेंट जो है गलत क्वेश्चन करके आते ही है, उसका आंसर गलत करके। अब अगर आप देखेंगे तो राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अगर देखेंगे तो ज़्यादातर लोग राज्यपाल की अनुमति से करके आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यपाल की अनुमति से कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जो इसकी इस तरीके का विधेयक नहीं है जो इसकी राज्यपाल की अनुमति से, पूर्व अनुमति से इसमें विधानमंडल में पेश किया जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है विधानसभा के अध्यक्ष। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष की भी इसमें शक्ति नहीं होती। अब 2 टॉपिक बचे हैं, जिसमें क्या है, संसद और भारत की राष्ट्रपति। इसमें आपको शंका पैदा हो सकती है, क्योंकि 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर चुके हैं। लेकिन अगर इस 2 ऑप्शन में अगर आप तुक्का भी लगाते तब भी आपका 50% है, और 50% जो है सही होना है, 50% आप 2 एलिमिनेशन कर सकते हैं, 2 ऑप्शन को एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो 50% का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी सेफ जोन की तरफ जाती है, वो आप लगा सकते हैं, और आप में उसको बेनिफिट यानी ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा मतलब जिसका सही आंसर से थे जो ना होने से होना अच्छे से, उससे आपको ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, संसद की पूर्व अनुमति नहीं है। संसद में तो 3 वो आती हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, और एक है राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। संसद में 3 को मिलकर ये संसद बनती है। ठीक है, इसके साथ ही इसका सही आंसर है भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। पंचायती राज प्रणाली के चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, अब इसमें क्या है, संविधान जो है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार निहरता के किसी भी प्रश्न को अनिवार्य जो है रूप से राज्य के उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा, अनिवार्य रूप से। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको गलत करने के जो है ज़्यादा चांस देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें पहली बात यही है कि आप ग्राम पंचायत में अगर आते हैं, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि 25 वर्ष आयु की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है 21 वर्ष की आयु का प्राप्त कर चुका वो आपको चुनाव लड़ सकता है पंचायत का। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसमें जितना भी वो दिया गया है निर्भरता को करना, और हालांकि ये 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, आपकी जो ये 25 वर्ष से आयु को 21 वर्ष किया गया था। ठीक है, 25 वर्ष से 21 वर्ष किया गया था। और आप लोग एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कौन से संविधान संशोधन से 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र की गई थी जो है एक वोट डालने की। ठीक है, ये हमें कमेंट करके बताना है। और ये इतना बता रहे हैं कि राजीव गांधी द्वारा ये किया गया था संशोधन के 21 वर्ष से 18 वर्ष 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी जो वोट डालने की आयु थी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के ये गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा बनती है, क्योंकि इसमें ये सही है, इसमें ये सही है। इसके बाद क्या है, हालांकि ये 25 पर सही नहीं है, नहीं समझे आप, पूरा सही है, पूरा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखते हैं इसमें क्या है, दोनों ही आपके जैसे अगर आपको लगता है कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जब आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद क्या होता है कि आपके 2 ऑप्शन, अगर आपको लगता है सी जो है ए गलत है, तो आपने 1 मिनट, तो आपने 2 हटा दिए, 1 2 दोनों। अब आपके पास बचती हैं केवल 2 ऑप्शन। फिर भी आपकी क्या है 50% की संभावना सही होने की है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। हालांकि ये भी क्वेश्चन जो है गलत है। इसमें क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। जो निरर्थकता जो है यानी अनएलिजिबिलिटी है, उसके प्रश्न का अनिवार्य रूप से जो है उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जहाँ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आ जाते हैं, अनिवार्य, केवल, हमेशा, तो ऐसे शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखकर इनको हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दें। अब प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, मृत्युदंड और दया याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब कथन नंबर 1 है, 1980 में जो है बच्चन सिंह बनाम बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की जो है संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। दूसरा कथन है, इसमें भारत के जो है संविधान का अनुच्छेद जो है 72 मृत्युदंड के विरुद्ध दया याचिकाओं दायर करने से संबंधित प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसमें देखना है उपयुक्त में से सही नहीं है, ठीक है। अचानक नहीं, बड़े ध्यान से क्या करना है, सही नहीं है, इसमें यही देखना है। और इसमें हमें गलत प्रश्न देखना है। अब गलत प्रश्न देखना है तो देखिए ये तो आपका सही है, बच्चन सिंह बनाम स्टेट जो है पंजाब के बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को संवैधानिक वैधता के ऊपर बरकरार रखा, ठीक है। ये आपकी जो है सही है, ये कथन सही है। आपको अगर आपको पता है ये कथन सही है, तब भी आप कितने, ये जब कथन है तो इसमें गलत देख रहा है, ठीक है, तो 1 हटा दो, 1 2 हटा दो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 हटा दिए। अब हमारे पास फिर भी 2 बचे, तो हमारी फिर भी क्या है 50% की संभावना सही होने की है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि दूसरा सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर दया याचिका की बात करें तो जो अनुच्छेद 72 है इसमें ना ही भारत के संविधान में कहीं इसकी व्याख्या की गई है और ना ही कोई इस तरीके की जो लिखित कार्रवाई या व्यवहार में ऐसे कोई बात की गई है, ना कोई कोर्ट ऑफ लॉ बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी आपका गलत है, ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो अब जब ये कथन गलत है और पहला वाला सही है, तो आपसे पूछा क्या गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो बस कौन सा कथन सही नहीं है, कथन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर है, दंत बल्क यानी टूथ एनेमल शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह जल में घुलनशील नहीं है, किंतु मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर इसका क्षय होने लगता है, यह निर्मित होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि जब भी आपने अगर इसको देखा जाए तो ये विज्ञान की दृष्टि से भी सही है कि ये वैज्ञानिक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए तो ये एनवायरनमेंट का भी क्वेश्चन है। अब ये एनवायरनमेंट का कैसे है, जैसे आपने सुना होगा कि अम्ल वर्षा, ठीक है, एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा, और कहा जाता है कि एसिड रेन अगर होने पर सुना होगा कि ताजमहल जितनी अच्छी इमारत है वो 10 या 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर इसमें क्या है, अगर आपने सुना हो कि जो 7 है, 7 का पीएच मान 0 होता है, लेकिन जो 7 होता है ये उदासीन होता है, ठीक है, और 7 से अगर कम होता है तो ये अम्ल के रूप में है, और 7 से अगर ऊपर होता है तो ये क्षार के रूप में है, ठीक है। तो पीएच मान अगर 7 से कम है, इसमें क्या है 5.5 है, तो इसका सीधा क्या है, यह एसिड बनता है, ठीक है, अम्ल बनता है। अब रिलेट करते हैं हम किससे, ताजमहल से, ठीक है। ताजमहल किसका बना है, संगमरमर का, और संगमरमर में किसकी मात्रा है, कैल्शियम, और जैसे कैल्शियम के फास्फेट मान लो, कैल्शियम ऑक्साइड मान लो, कैल्शियम कार्बोनेट मान लो, तो इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना है, ठीक है। अब ये जो एसिड है ये किसके लिए हानिकारक है, वो कैल्शियम के लिए हानिकारक है। और दांत भी किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना के दांत बने होते हैं, ठीक है। कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए।
अगर इसमें दिया गया दंत वल्क है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड किसे कहते हैं? CaO, यानी कली चूना को। तो कली चूना के दांत बने होते हैं, आप विचार लगाइए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, क्या इसके बने होते हैं दांत? ये क्या है? ये कास्टिक सोडा है, जो हम साबुन में यूज करते हैं उसमें यूज किया जाता है। अब इसके बाद आ गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, KCl, क्या इसका बना होता है दांत? ठीक है, नहीं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर हमारे जो हड्डियां हैं और दांत हैं वो फास्फोरस और कैल्शियम से मिलकर बनती हैं, इसलिए इसका सही आंसर है क्या? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न हैं, जो इस तरीके के प्रश्न को आपको अटैम्प्ट करना है। थोड़ी टेक्निक आप लगाएंगे तो आपको बिल्कुल सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, जो सिन्नौच शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भ में है? प्रायः सुर्खियों में रहा। ठीक है, तो इसमें जो इसका देखना है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में जानकारी लेना है। ये जो सुर्खियों में रहा, एक है CAR-T सेल थेरेपी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ई-कॉमर्स। ठीक है, देखिए ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है किस पर है? ये बिटकॉइन पर। ठीक है, ये बिटकॉइन पर आधारित है। आपको ये बिल्कुल पता नहीं है, फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या? बिटकॉइन पर आधारित है। अब जो आर्टिफिशियल है AIN, ठीक है, ये किस पर है? ये मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क, ये नेटवर्क पर आधारित है। तीसरा ई-कॉमर्स की बात करें अगर, ई-कॉमर्स, तो ई-कॉमर्स किससे रिलेटेड है? जो व्यापारिक कंपनियां होती हैं, जो व्यापारिक फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये कॉमर्शियल जो है ई-कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक व्यापार होता है इससे होता है। ठीक है, अब ये क्या है? इधर देखिए आप, सिन्नौच। अब ये क्या है? एक एंटीजन है। ठीक है, ये क्या है? एंटीजन है, जो एक बीमारी है। अब ये बीमारी अगर देखा जाए तो ये इन तीन में कहीं रिलेटेड हो रही है। ठीक है, बीमारी से अगर देखा जाए तो थेरेपी शब्द की बात जो है प्रचलन में, अगर आपने थोड़ी भी करंट अफेयर देखी होगी और उसमें सुना होगा कि जो है सिन्नौच के बारे में भी या कोई बीमारी है जिसके बारे में आपने सुना होगा, तो आप डायरेक्टली जो है आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। CAR-T सेल थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या है? सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, इसका फुल फॉर्म है, जो टी सेल थेरेपी है। और ये क्या कहते हैं? टी कोशिकाओं जो नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं की सहायता में से कैंसर के उपचार की एक विधि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को ढूंढ सकते हैं और सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको आंसर नहीं जो है क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इस प्रकार के 100% अटैम्प्ट करना है। इसमें बिल्कुल अलग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर है। ठीक है, ये रोग से है, तो आपका ये क्या? ये रोग था और रोग का रोग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, इसमें क्या है इसका देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र की रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 है, अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में कृषि और संबंध क्षेत्र की हिस्सेदारी निरंतर 20% से अधिक रही। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कृषि और संबंध क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण यानी GCF के तहत अधिकांश हिस्सेदारी निजी निवेश की है। अगला है, इसके बाद क्या है, भारत में 80% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि संलग्न हैं। ठीक है, देखिए अब आप ध्यान रखिए, 1 मिनट, सॉरी। अब इसमें हम एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखिए, आप GVA के बारे में जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जितने भी वो होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियर सेक्टर, और लगभग इतने यूज होते हैं। और जो क्वाड और जो पंचम सेक्टर है, ये थोड़े अलग है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हमारे अंतर्गत कौन आता है? कृषि, मत्स्य पालन, जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको। दूसरे में आता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरे में आता है सेवाएं। ठीक है,
और ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या होता है, शुरू से लेकर जितनी भी आपकी जो है प्रोडक्ट बनने से लेकर अंतिम वस्तु तक जितनी जितनी जगह पर वो ऐड होता है उसमें वैल्यू उसकी एडेड होती जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 20% अधिक हिस्सेदारी, निरंतर 20% से अधिक हिस्सेदारी रही। ठीक है, तो इसमें क्या है, 20% की निरंतर तो कभी नहीं रही। ठीक है, शुरुआत में 50% की हिस्सेदारी थी। ठीक है, तब हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश था, शायद 51% या 55 ऐसी थी, लेकिन 50 के ठीक ऊपर थी। इसके बाद आज देखा जाए तो आज के हिसाब से हमारे जो कृषि की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है जीडीपी में वो 17% है। इस समय हमारी जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था है वो टर्शियर सेक्टर पर यानी सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो इसलिए क्या ये ऑप्शन गलत है। और इसमें क्या निरंतर की बात की गई, तो निरंतर ऐसा कभी नहीं होता है कि हाँ निरंतर सिर्फ महंगाई वाले शब्द में काम हो सकता है कि लगातार महंगाई बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी उसमें भी जो निरंतर की बात आ जाए तो निरंतर ऐसी जो कभी गिरती है कभी बढ़ती है कभी बढ़ती है, इसमें ये गलत है। कृषि और जो है संबंध क्षेत्रकों में जो है सकल पूंजी निर्माण यानी GCF के तहत अधिकांश हिस्सेदारी निजी निवेश की, हाँ ये सही है। कृषि और संबंध क्षेत्र को जो कृषि से और इसके संबंधित क्षेत्र जो क्षेत्रक हैं उनकी अगर कुल पूंजी की बात की जाए तो इसमें क्या प्राइवेट निवेश की ज़्यादा हिस्सेदारी है। अब इसके बाद किया जाए, अब अगला जो कथन है इसमें क्या है, 80% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि संलग्न हैं। अगर 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर होते आधारित होते, जब शुरुआत में हमारा देश 50% पर जो कृषि पर आधारित थे, ठीक है, तो हमारी अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था नहीं कहा जाता, फिर हमारे क्या कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था कहा जाता। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं और आंसर विल बी करेक्ट 2 ऑप्शन यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 7। इसमें क्या है, इसका देखना है कि महादई यानी मंडोवी नदी, ठीक है मांडवी की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए उसके बारे में। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट के कर्नाटक से हुआ है। ठीक है, यह नदी माल प्रवाह की सहायक नदी है। देखते हैं, इसी नदी पर प्रसिद्ध जो है दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ठीक है, देखिए मांडवी कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में, और आपको पता है गुजरात में ही दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, अगर आपने जलप्रपात 1-2 बार भी वीडियो देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें क्या है, और ये क्या है कर्नाटक से पश्चिमी घाट से उद्गम होती है, ये सही है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर, ये सही है और आपका ये आंसर सही है दूध सागर वाला। ठीक है, ये नदी क्या है माल प्रवाह की सहायक नदी है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये माल प्रवाह की सहायक नदी नहीं है, शायद ये कुछ नहीं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर आ जाएगा आंसर सी 1 और 3। ठीक है, और कभी कभी ऐसे शब्द दे देते हैं जो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और इसमें जैसे माल प्रवाह है, माल प्रवाह आपने नदी पढ़ी ही नहीं होगी। ठीक है, माल प्रवाह की सहायक नदी, तो मतलब इससे ये बनता है कि माल प्रवाह जो है बड़ी होगी और इसकी सहायक नदी छोटी होगी। ठीक है, सहायक नदी छोटी तो होती है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है जो गंगा से छोटी हैं मुख्यतः, तभी तो सहायक बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाता अगर मांडवी जो माल प्रवाह की सहायक नदी होती तो फिर इस माल प्रवाह के बारे में हमें सुनने को मिलता, पढ़ने को मिलता, देखने को मिलता। ठीक है, मैंने तो अभी तक तो इस नदी के बारे में जो है न पढ़ा न सुना न देखा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कभी कभी सुर्खियों में देखी जाने वाली धर्मशाला घोषणा, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में जो पूर्व महामारी स्तर पर जो रिकवरी करना है।
इसमें 2047 तक भारत के पर्यटन क्षेत्र में के द्वारा $1 ट्रिलियन के दीर्घकालिक राजस्व लक्ष्य शामिल किया गया है। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, इसमें कोई वैसी नहीं है, टेक्नोलॉजी टेक्निक की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉलेजेबल है। इसके बाद देखते हैं निम्न पर विचार कीजिए जो दिए गए हैं। इसमें देखता है वेरिएबल रेट एप्लीकेटर। ठीक है, दूसरा है भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। तीसरा है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। चौथा है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS। उपयुक्त में से किन तकनीकों का उपयोग परिशुद्ध खेती में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो जितनी दी गई हैं ये टेक्नोलॉजी हैं, आप ध्यान रख लीजिए। इसमें क्या है, सभी का इसका प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका सभी का उपयोग किया जाता है। अब कैसे कैसे किया जाता है तो वो आप गूगल कर लीजिए। अच्छा, ये युग्म बनाने के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 10 नंबर है। इसमें जो है जो एक है योजना और दूसरा है उसका उद्देश्य। ठीक है, अगर आपने योजनाएं पढ़ी होंगी तो इसमें आप जो है मिलान कर सकते हैं। इसके देखते हैं। अच्छा, यहीं तक है, इतना है। ठीक है, नेट मीटरिंग नीति। ठीक है, इसमें क्या है, नेट मीटरिंग नीति। सौर पैनलों के उत्पन्न जो अधिशेष सौर ऊर्जा के ग्रिड में भेजकर ऊर्जा क्रेडिट प्राप्त करना। ठीक है, कुसुम की बात करें तो इसमें क्या, ग्रिड के अधिशेष विद्युत बेचकर आय सृजन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन करना। ठीक है, तीसरा है सृष्टि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन करना, ये योजना है। फिर अटल ज्योति है, इसमें क्या है, इसमें सौर स्ट्रीट लाइट लगाकर विद्युत रहित क्षेत्रों को रोशन करना। बिल्कुल सही है, इसकी आपकी चारों ही की चारों योजनाएं सही हैं। ये इसमें चारों युग्म आपके सही हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। इसमें समुद्र जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पादप पिलवक हैं। ठीक है, इसमें देखना है कौन से पादप पिलवक हैं। और पादप जो पिलवक हैं ये क्या है, ये सबसे पहले जैसे छोटे छोटे इसमें अंदर जो उसमें शैवाल होते हैं, शैवाल कोई तरीके से ये जन्म लेते हैं। ठीक है, ये शैवालों का ही जियोलॉजिकल नाम है। ठीक है, जिसमें बोलते हैं पादप पिलवक। इसमें क्लोरोफिल युक्त इसमें पादप होते हैं जो इन्हें शैवाल कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले डायटम है। ठीक है, डायटम है। और दूसरा क्या है आपका फ्लैजिलेट है। ठीक है, और इसके बाद क्रस्टेशियन, ये नहीं है, ये बड़े जीव हैं। कोकोलिथोफोर, ये भी गलत है। इसमें फोरामिनिफेरा, हाँ ये भी है, क्या स्पंजिया क्वालिटी के हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इनको अगर देखें तो एक तरीके से रिलेटेड कर सकते हैं कि जो प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता है, उन्हें हम इसमें श्रेणी में रख सकते हैं। प्रथम उपभोक्ता की बात है। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान की जो है दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए परिलोपियाँ, भत्तों और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इन्हीं संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पद जो दूसरी अनुसूची में अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा जो है ऐसा पद है जो शामिल नहीं है। देखिए, पहली अनुसूची में जो है उसमें बताया गया कि हमारा देश क्या है। ठीक है, हमारा देश कहाँ से कहाँ तक है, हमारे देश की क्वालिटी क्या है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली अनुसूची में ये बताया गया। लेकिन दूसरी अनुसूची में जब आपने अपना घर बता दिया, ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे परिचय कराते हुए कि पहले मुखिया का नाम। ठीक है, जो मुखिया हैं उनके बाद फिर और उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अब इनको देखना है, अगर हम देखें तो इनको क्या है, सबसे मुख्य में राष्ट्रपति, अगर इसमें राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति भी हम सम्मिलित करते।
उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, ठीक है, और सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो इनको हम शामिल करते हैं, ठीक है, इसका, ठीक है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को हम इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री को हम शामिल नहीं करते। या प्रधानमंत्री होता तो उनको भी शामिल नहीं करते, ठीक है। तो इसके देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 13। इसमें क्या है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्रणाली है जो IEPFA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा सही है ये देखना है। यह वित्त मंत्रालय के तत्वाधीन में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, ये कथन है। दूसरा कथन है, इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा है, यह दिवाला एवं शोध क्षमताएं सहित संहिता 2016 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तीसरा है, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, आपको देखना है, क्वेश्चन आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सही है वो क्या है, डी सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर पता ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें संभावना कम रहती। अगर आप एक भी कथन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक समझ लो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है इससे। इसके बाद देखना है हमें, प्रश्न नंबर है 14। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमें संसदीय समितियां देखने हैं और प्रश्न को पढ़ना है पूरा। भारत के संविधान में सभी संसदीय समितियों के लिए विशिष्ट कार्य निर्धारित किए गए। ये भी कोई पूछने वाली बात है, अगर कार्य निर्धारित ना होते तो बनाई क्यों जाती, ठीक है। दूसरा कथन है, स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं एवं ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं, ठीक है। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं एवं ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं, और इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा कथन जो है ये आपका सही है, पहला कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। संसदीय समितियां हैं, इसमें विशिष्ट कार्य की बात है, निर्धारित किए गए हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है, संसद उसको अपना कार्य दे करके, हालांकि कार्य के लिए बनानी पड़ती हैं कार्य तो, लेकिन संविधान में ये निर्धारित नहीं है, ठीक है। समिति जो है, समिति बना सकते हैं आप, एडॉक समिति बना सकते हैं या वैसी समिति बना सकते हैं, स्थायी समिति बना सकते हैं, लेकिन उसमें कार्य संसद के अनुसार उन्हें सौंपा जा सकता है जिस कार्य के लिए वो बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए आपका ये कथन गलत है, इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 15। इसमें क्या है, वर्तमान FDI नीति के अनुसार कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के में स्वचालित मार्ग में जो 100% जो है FDI की अनुमति प्रदान की गई है, 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। तो देखो, बीजों के विकास के उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हमारा मतलब देश डेवलप करे और किसानों को हम थोड़ी मदद दें। कृषि और संबंध क्षेत्रकों से संबंधित सेवाओं में ठीक है। इसके बाद पाम ऑयल और बागानों में ये नहीं है, ठीक है। एक मिनट, पाम ऑयल ये कृषि से रिलेटेड तो है, हाँ ठीक है, ये पाम ऑयल और बागान ये भी कृषि से रिलेटेड, जितनी कृषि से रिलेटेड हैं FDI, ठीक है, वर्तमान की FDI कृषि के अनुसार है, वो सब कृषि क्षेत्रक से बहु ब्रांडेड खुदरा ये नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा केवल ए। बहु ब्रांडेड खुदरा का मतलब है कि उसके जो ब्रांड के अनुसार उसके नेट को निर्धारण करना, ठीक है। इसके बाद क्या है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में जो विवास है वह क्या है, ठीक है, इस बताना है हमें कि ब्राह्मणों द्वारा उपयोग की जाने वाली यज्ञ नियमों से संबंधित पुस्तक, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें यज्ञ से रिलेटेड कौन सी है, यजुर्वेद, ठीक है। दूसरा है दिगंबर जैन के लिए एक आचरण के नियम, ये भी नहीं है, इनकी अलग है। बौद्धों के जो सर्वास्तित्ववादी संप्रदाय के सिद्धांतों पर सारांश है, ठीक है। तो इसमें क्या है,
ये सही है। भास द्वारा धार्मिक नाटकों पर लिखित एक पुस्तक, देखिए इस तरीके से गलत कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसमें भास दे दिया, कहाँ है ये भास, आपने सोचा होगा इसमें भी भास है, तो कि हम आंसर यही कर दें। तो यही गलतियाँ देखना पड़ता है, ठीक है, यही गलतियाँ, इसी के साथ ऐसी क्वेश्चन गलत करते तभी अटैम्प्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। अगर इस प्रकार के आपको कन्फ्यूजन वाले प्रश्न मिल जाएं तो आप उनको छोड़ दीजिए। अब प्रश्न नंबर देखते हैं अगला क्या है। भारत में कोयला उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन नंबर 1 है, जो भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL कोयले के स्वदेशी जो है उत्पादन आपूर्ति 80% से अधिक का योगदान देता है, ठीक है, जब वो इसके लिए कंपनी है। कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक में कोयला उत्पादन का जो है वारांश है वो 40% है, ठीक है। ये आपका गलत है क्योंकि इसमें कितना है 10.33% है वारांश की बात करें, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी ए और 1 और 2, यानी आंसर नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। इसमें क्या है, गौर या भारतीय वायरस बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा है, यह भारत के लिए स्थानिक है, ठीक है, यह भारत के लिए स्थानिक है। दूसरा है, इसे संकटग्रस्त प्रजाति की IUCN की रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है, ठीक है, सकता है, संभावना है, तो इसकी सही होने की भी संभावना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो गौर की बात करें या भारतीय बाइसन की बात करें, इसमें सब जरूर भारतीय है, लेकिन ये जो जंगली पशु हैं ये कहाँ है, एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं, ठीक है, इसीलिए ये गलत है। ऐसे शब्दों को आप टर्निंग पॉइंट को देखना है, इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है कि हमें ऐसे टर्निंग पॉइंट को देखने को मिलता है और ये नोट डाउन करते जाइए आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको गलत करने के, इसीलिए बहुत अनुभवी लोगों द्वारा बनाई जाती है टेस्ट सीरीज, जिसमें पता चलता है कि ये किस तरीके से आप गलत करने की, कहाँ आप गलत करने की संभावना रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर कैटेगरी की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो क्या बोलते हैं इसको, वल्नरेबल की श्रेणी में इसको रखा गया, यानी सुवेद की श्रेणी में रखा गया, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर ज़्यादातर स्टूडेंट वो लगाएंगे दिमाग कि अगर ये एंडेंजर्ड नहीं होता तो न्यूज़ में आता ही क्यों, तो इससे क्या है, ये सुवेद में है। आपका दूसरा, ये तीसरा कथन आपका सही है। तो इसमें क्या है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नगरहोर राष्ट्रीय उद्यान, इन उद्यानों में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 19। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के पूंजी व्यय के 8 वर्ष में सबसे निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी व्यय के मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी बात की जाए, सार्वजनिक व्यय की, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में पिछले वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय में तेज़ी से गिरावट आई। ये गलत है क्योंकि गिरावट नहीं आई, ठीक है। ये कितने, इसमें जो है 23% बढ़ने की संभावना रही और लगभग जो सकल घरेलू उत्पाद में जो हमारा कितना था, क्या बोलते हैं, लगातार इसमें गिरावट नहीं आई, शायद है 3 लाख करोड़ था, उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद हमारा 2.5 लाख करोड़ हुआ, ठीक है। उसके पहले, ठीक है, उसके पहले 2% की जो वृद्धि हुई थी और उसके बाद महामारी में क्या 1.5 और 1.9% की अधिक हुई, यानी महामारी को देखते हुए इसमें क्या ये क्वेश्चन गलत हो जाता कि महामारी में गिरावट हुई, उसके बाद फिर बढ़ोतरी हुई, फिर गिरावट हुई, फिर इस तरीके से ये इसमें कह रहा है 8 वर्षों से, ठीक है, पिछले वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा जो है सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत में पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा कथन है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में CPSE द्वारा पूंजीगत व्यय में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धि हुई।
ये भी गलत है। लगातार, लगातार जैसे शब्द आ जाए उसको हटाओ, उसको लगातार हटाओ, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर है डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 20। अब देखते हैं पायरोलिसिस है। पायरोलिसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न तापमानों पर प्लास्टिक और बायोमास अपशिष्ट का तापीय क्षरण है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला वो कथन है, नारियल की खोल जैसे जो कार्बोनेशियम अपशिष्ट के पायरोलिसिस से चारकोल प्राप्त होता है। अब इसके बाद है दूसरा, इससे अपशिष्ट प्रबंधन में भस्मीकरण की तुलना में एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 2 और 3 आपके सही हैं, आंसर है आपका डी, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, जो पायरोलिसिस है ये क्या है, बायोमास है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थ का जो तापीय क्षरण है ठोस अपशिष्ट जो निपटापन होता है उसका, उसके अनुकूल होता है, ठीक है, अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। और अनुकूल और कुशल तरीका पर्यावरण के तहत ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये दो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 21। विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि आयोग की बात है, लॉ मिनिस्ट्री, लॉ कमीशन। इसमें क्या है, विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे, ठीक है। इसके बाद है दूसरा है क्या तीसरा, 2018 के बाद किसी भी विधि आयोग का गठन नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका आपका जो आंसर है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे, ठीक है। ये आपका ये सही है। और इसके बाद देखते हैं क्या है, जो कथन ये गलत है क्यों है। विधि आयोग भारत सरकार का जो द्वारा गठित एक वैधानिक जो निकाय है, इसकी बात की जाए तो यह एक विधि आयोग जो है गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसलिए ये गलत है, गैर संवैधानिक निकाय है। और इसके बाद है 2018 के बाद से किसी जो विधि आयोग का गठन नहीं किया गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये भी आपका जो है कथन गलत है। तो ये क्या है, आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2, ठीक है। अब इसको जो है कन्फ्यूजन कहाँ पैदा होने वाली थी आपको, जैसे ये है, ठीक है, जो 1900 जब ये गैर संवैधानिक निकाय बनाया गया, पहले की बात करें तो पहले क्या, पहले इसका संवैधानिक निकाय जो विधि आयोग के बनाए गए थे उसमें BR अम्बेडकर जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद की है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत की बात नहीं है। तो इसमें क्या अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे, ठीक है, ये कथन आपका सही है। यहीं पर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 22, इसको देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में स्थापित प्रति सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही है। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित पहली समानांतर सरकार थी, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, इसने विद्युत वाहिनी नामक एक सशस्त्र दल का गठन किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला वो है कथन, इसमें क्या है, न्याय उपलब्ध कराने के लिए न्यायदान मंडल स्थापित किए गए थे। इसके बाद देखते हैं अगला कथन क्या है, अस्पृश्यता के समाप्त करने के लिए गांधी विवाह आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपके जो है 3 और 4 आपके ऑप्शन सही हैं इसमें। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसके समांतर सरकारों का गठन किया गया था। उसमें कौन कौन सी है, महाराष्ट्र, ठीक है, और बंगाल में मिदनापुर जिसे कहते हैं, तामलोक और
पूर्वी प्रांत जो है वो बलिया है, ठीक है, ऐसे में यहाँ पर किया गया था। और जो इसने विद्युत वाहिनी नामक एक सशस्त्र जो बल है ये गठन किया था। ये कब किया गया था? ये वो क्या बोलते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा इसके, ठीक है, तो बताएंगे, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 23। इसमें क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में मुद्रास्फीति अंतरजाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसमें क्या है, यह लगातार 2 वर्षों की जो सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर के बीच का अंतर है। देखो, समृद्धि दर के बीच का ये अंतर नहीं है, इन्फ्लेशन और समृद्धि दर ये अलग अलग है, ठीक है। अगर देखा जाए तो समृद्धि एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एसडी का एक घटक है, ठीक है। और समृद्धि जो देखता है, आर्थिक समृद्धि अगर देखता है उत्पाद में सकल समृद्धि की दर करें तो इसमें नेशनल इनकम, जीडीपी, ऐसी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। और एसडीआई की ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें शिक्षा और दूसरे स्वास्थ्य, इसमें लगभग हर पहलू पर, भुखमरी, इसमें हर पहलू पर बात की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लेशन की, यानी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास पैसा कितना है और पैसा का बाज़ार में चलन कितना है, ठीक है। बाज़ार में पैसा का चलन ज़्यादा होगा, महंगाई आपकी ज़्यादा होगी। बाज़ार में पैसे का चलन मंदी ज़्यादा होगी, महंगाई आपकी कम होगी, ठीक है। क्योंकि आदमी के पास पैसा होगा तो आदमी डिमांड करेगा, जब मांग करेगा तो मांग में क्या होगा, आपकी सप्लाई होगी, मांग में सप्लाई की कमी होगी, जब सप्लाई की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका एक कोई अंतर नहीं है, तो ये कथन आपका गलत है। फिर दूसरा देखते हैं, इस स्थिति में संभव सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होना चाहिए, ये भी आपका गलत है, ठीक है। अब इसके बाद सरकारी व्यय में कमी इस अंतराल को कम करने में सहयोगी है, ठीक है, ये सही है। क्योंकि अगर सरकारी व्यय में कमी कर दिया जाए तो जब कमी कर दिया जाए, इसमें खर्च में कमी कर दिया जाए तो पैसा की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी हो जाएगी तो मार्केट में पैसे का चलन कम हो जाएगा, चलन कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति स्थायी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है केवल और केवल 3। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें देखना है जो पोटेंट स्टेम कोशिकाएं जीव की किसी भी कोशिका में विभाजित होने और उन्हें अंतर करने में सक्षम करती है, ठीक है। इसके बाद है जो प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जो पीएससी सभी जीवाणु परतों की कोशिका निर्मित करती हैं, लेकिन जो गर्भनाल जैसी अतिरिक्त संरचनाओं का निर्माण नहीं करती हैं। जो टोटिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं पीएससी जो है की तुलना में विभेदक संकीर्ण स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों गलत हैं, आपका आंसर आ जाएगा केवल 2। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर है 25 को देखते हैं, थोड़ा बन जाएगा, चलो इतना करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर देखते हैं, QCO जो है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। इन आदेशों के तहत वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार और भंडारण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उन BIS चिन्हों को चिन्ह ना हो, ठीक है। इसमें क्या, ये आदेश गैर आवश्यक वस्तुओं की आयात को रोकने में मदद करते, ठीक है। इसके आपके तीनों ही कथन आपके सही हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। इसमें क्या है, क्रिप्टो परिसंपत्ति के संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान और रिपोर्टिंग के लिए क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क CARF जारी किया गया था, ठीक है। इसके बारे में किसने जारी किया था,
तो इसमें क्या है, विश्व बैंक समूह द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा, तो इसके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 27। इसमें क्या है, केसलर सिंड्रोम जो है शब्द उपयोग किसके संदर्भ में होता है। ठीक है, ये किसके संदर्भ में होता है, जलवायु परिवर्तन नहीं, आनुवंशिक अंतरिक्ष अपशिष्ट, हाँ अंतरिक्ष अपशिष्ट, ठीक है, ठीक है, अंतरिक्ष अपशिष्ट के रूप में इसका प्रयोग, मतलब इस कथन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। इसमें क्या है, प्रवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसको और हाँ अब सही है। इसके बाद क्या, प्रवाल समुद्री जो कशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, ठीक है, जो संघ नाइडेरिया से संबंधित है। ठीक है, काले प्रवाल से सहजीवी शैवाल संबंध नहीं होते। ठीक है, काले प्रवालों से सहजीवी शैवाल संबंध नहीं होते और वे आमतौर पर महासागरों में अधिक गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो शैवाल हैं वो उथले में और प्रवाल हैं गहरे में। प्रवाल की कई प्रजातियां जो प्रजातियों में वृद्धि वलय होते हैं जिनका उपयोग पूर्व जलवायु के पूर्व निर्माण के लिए किया जा सकता है। इसके तीनों ही कथन आपके सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसके बाद देखते हैं 1943 की बात करें। इसमें क्या है, 1943 में स्थापित स्वतंत्र जो है भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सिंगापुर के कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने कैप्टन मोहन सिंह का नाम सुना ही नहीं होगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस अस्थायी सरकार का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया गया था। अब अंतरिम सरकार को धुरी शक्तियों द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी और जो है इसने मित्र शक्तियों के साथ युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, ये दोनों ही सही है, लेकिन 1943 की बात है, एक मिनट, 1943 की बात है, नहीं आप सोचो कि 1946 की बात नहीं है जहाँ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, ये 1943 की बात है, इसके बारे में भी आप जानकारी रख लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 30। इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। इसमें क्या है, जो सुब्रियो में रहे पद और इसमें एक तरफ है इकाई। ठीक है, जैसे बेलेबी और रेडियो दूरबीन, अवगेया, उपग्रह और RAD रेड 12 आकाशगंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या RAD ये क्या है आपका जो सही है, आकाशगंगा का भी प्रचलन में है, ये न्यूज में रहा भी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा जो आपका है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, जो गया है गैया BH1 उपग्रह की बात की गई, ये क्या है, एक तरीके से खोल वेदों द्वारा जो ब्लैक होल है। ठीक है, ये क्या है, ब्लैक होल है। इसके बाद जो बेलेवी है ये रेडियो दूरबीन है, ये दोनों ही सही हैं, तो आपका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 31। आर्कटिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसकी स्थापना ओटावा घोषणा 1996 के अनुसार की गई थी। ठीक है, यह आर्कटिक देशों और आर्कटिक क्षेत्र के देशज लोगों के बीच सहयोग, समन्वय और अनुक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। ठीक है, भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। इसमें 12 सदस्य हैं, लेकिन भारत जो है आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूसी संघ, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरीके के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 और 2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 32। ताड़ के तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह 2 से 4 महीनों की शुष्क अवधि को सहन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके उत्पादक की पूर्व जो अवधि है छोटी होती है, जो इसके रोपण
से पहले वर्ष में उपज देना आरंभ देती है। इसमें ऐसे ताड़ नहीं है, ऐसे गलत है। इसमें चीन के बाद भारत ताड़ के जो तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी आयातक है। ये भी नहीं है, ठीक है। ताड़ के तेल का नहीं है बल्कि तेल का आयातक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें केवल आपका आंसर एक सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 33। इसमें क्या है, इसको पढ़ते हैं। कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, 1732 में गोलकोंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को जारी किए गए जो गोल्डन फरमान ने उन्हें गोलकोंडा के बंदरगाह में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया, ठीक है। इसमें क्या है, ये 1700 की बात नहीं है, ये कब है, 1632 की बात है। ये कब की बात है, ये 1632 की बात है। आपका ये कथन गलत है, ठीक है। दूसरी बात, चार्टर अधिनियम 1793 ने अफीम के लिए चीन तक जो है नौवहन मार्ग खोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका सही है। और तीसरा देखते हैं, इसमें क्या, चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा कंपनी का चीन के साथ और चाय का व्यापारिक अधिकार नहीं, ये 1833 में समाप्त हो गया था, ठीक है। तो इसका क्या सही आंसर है आपका केवल और केवल 2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 34। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है OECD है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह समझौता द्वारा तैयार किए गए वैश्विक समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, यह समझौता बहुस्तरीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके घरेलू देशों की सरकारों द्वारा अधिक कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान करने का प्रयास था, ठीक है। प्रदान करने का प्रयास था, ये नहीं है। इसमें क्या है, अधिक कर आरोपित करने का अधिकार प्रदान प्रयास करती थी, लेकिन इसमें क्या है, बड़े व्यवसाय पर जो एक बड़ा हिस्सा संचालित करती थी, ठीक है, यानी लेती थी। इसमें क्या है, इस समझौते के तहत सभी देश बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर जो 15% की न्यूनतम कर दर लागू करने में सहमत हुए, ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, न्यूनतम कर की दर को लागू करने से वैश्विक कर राजस्व में गिरावट आई, ये भी गलत है, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें क्या है, 150 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई थी, ठीक है, 150 बिलियन डॉलर की। तो इसका क्या, इसका सही आंसर है केवल और केवल 2। इसका सही आंसर है बी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35। इसमें क्या है, इसमें ये देखना है कौन कौन से सही सुमेलित हैं या नहीं है, ठीक है। शर्म अल शेख, इसमें क्या है, कतर, ठीक है। जो ये कहाँ का शहर है, ये मिस्र का एक शहर है, ठीक है, ये कतर का नहीं है, वो क्षेत्र की बात की गई। फिर है समरकंद। समरकंद की बात करें अगर हम, तो समरकंद की बात का है उज्बेकिस्तान, ये आपका सही है, समरकंद का बात है। उसके बाद क्या है, खेरसौन ईरान, ये गलत है। खेरसौन का है यूक्रेन में, दक्षिण यूक्रेन में स्थित है। अब पंजशीर, पंजशीर कहाँ है, अफगानिस्तान में, पंजशीर घाटी, ये सही है। तो आपके कितने सही हैं, आपके केवल और केवल 2 सही हैं, 2 और 4, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नेट्यूरपेटी के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें कहा, यह केरल के जो परंपरागत शिल्पकारों द्वारा निर्मित किया गया एक हस्त निर्मित अलंकृत बॉक्स है, ठीक है। यह पूर्णतः चंदन की लकड़ी से निर्मित है, हटाओ इसको। इसका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 1, ठीक है। इसमें क्या है, 37 की बात करें अगर, इसमें किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये क्या है, 35 वर्ष की आयु है, तो ये कथन आपका सही है। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और जो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 वर्ष, और ग्राम पंचायतों के लिए 21 वर्ष। ठीक है। दूसरा है एक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका भी, ये भी कथन सही है, तो आपके दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसान आंदोलन के संदर्भ में दक्षिण भारतीय किसान एवं कृषि श्रम संघ का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, NG रंगा और EMS नंदूरीपाद। हाँ, यही सही है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद 39 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, केवल केंद्र सरकार को ही किसी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार है। ये गलत है, इसमें राज्य सरकार भी कर सकती है। ठीक है, ये गलत है। जो क्या, बम्बार्डे मायरिस्टिका स्वयं तमिलनाडु राज्य की स्थित एक जैव विविधता विरासत स्थल है। ये भी गलत है आपका। ठीक है, ये भी गलत है, आंसर आएगा आपका डी। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 40। इसमें क्या है, भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर विदेशी ऋण की बात करें, प्रश्न नंबर 1 है, अमेरिकी डॉलर जो है मूल्य वर्गांकित जो है ऋण 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा घटक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह 30% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा ऋण घटक है। ठीक है, जो आपका कथन 1 है ये सही है। ठीक है, और कथन जो है 2 है, ये भी आपका सही है। अब इसके बाद देखते हैं, 1 वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले दीर्घावधि जो ऋण की हिस्सेदारी 90%, ये नहीं है। ठीक है, ये कितनी है, 90% की बात नहीं है, इसमें कितनी है, इसमें शायद 10% की है। ठीक है, इसमें शायद 10% की है, चलो ध्यान नहीं है, आप देख लेना, इसमें 90% की नहीं है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 2। हम कन्फर्म गलत क्वेश्चन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सही बताना चाहते हैं। अगर हमें ध्यान है तो हम सही बताएंगे। ठीक है, इसका है जो अगला है। ठीक है, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आपको ये PDF मिल जाएगा। और आपको एक बार वीडियो देखना है, इसके बाद आपको इसके बार बार इसके क्या टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपको इसको 1-2 बार टेस्ट लगाना है, जिसमें इतने घुमाव वाले क्वेश्चन है, जो टर्निंग पॉइंट वाले क्वेश्चन है, वो आपके माइंड में सेट हो सकें। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन से इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 घोषित स्तंभों में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, आपूर्ति श्रृंखला सही है, दूसरा है स्वच्छ ऊर्जा सही है, इसमें क्या है, चीन पर नियंत्रण गलत है, हम क्यों नियंत्रण करें, लोकतंत्र का प्रोत्साहन है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है इसका। इसके बाद है भ्रष्टाचार विरोधी पहल, हाँ ये सही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार ही मेन चीज़ है। ठीक है, अब ये व्यापार, ये भी सही है, सैन्य सहयोग ये गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, भ्रष्टाचार एक अहम पहलू है किसी भी तरह से, चाहे वो नेशनल इनकम से, नेशनल ग्रोथ हो या कोई भी चीज़ हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो। अब देखो, जैन तीर्थकर की बात करें और एक संबंध जो है प्रतीक। अब ऋषभनाथ थे, ठीक है, ऋषभनाथ थे, उनका क्या था, कमल पुष्प नहीं, पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर का सिंह, ये सही है। ठीक है, ऋषभनाथ का क्या था, बैल था। ठीक है, इसलिए आपके 2 और 3 सही है। इसमें क्या है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है क्या इसमें, जब उसे पदच्युत करने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता।
ठीक है, ये सही है। अध्यक्षता नहीं कर सकता, वो भाग दे सकता है, अपने मतलब अपनी बात रख सकता है, और एक सदस्य के रूप में तो वो रहता ही है। ठीक है, इसलिए क्या है, मत बराबर होने की स्थिति में वह मतदान नहीं कर सकता, ये गलत है, क्योंकि मत बराबर की स्थिति में वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हाँ, अगर राज्यसभा के सदस्य की बात, सभापति की बात करें तो ये जॉइंट सिटिंग की बात है, इसमें अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये कथन आपका सही है। उसमें अध्यक्षता कौन करेगा? उसमें अध्यक्षता आपका लोकसभा का ही अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो उसका उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष ना हो तो उसके बाद कौन? वो राज्यसभा का उपसभापति, ना कि सभापति। ठीक है, क्योंकि सभापति है वो पदेन उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इसलिए उस राज्यसभा का जो सभापति कर सकता है। अगर वो भी ना हो तो फिर 5 जो मीटिंग उनकी होती है प्रोटेम सदस्य, उनमें से एक चुनाव करके उसको बैठा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है 1 और 3। इसके बाद देखते प्रश्न नंबर 44। इसमें क्या है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, ये गलत है। ठीक है, कितने हैं? 250 सदस्य राज्यसभा में हैं। इसमें क्या है, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी कितने हैं? 238 हैं। ठीक है, जिसमें 12 जो है नियुक्त किए जाते हैं और बाद बाकी चुने जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, राज्यसभा के जो है वर्तमान में, अगर टोटल की बात करें, टोटल में कितने? 245। ठीक है, 245 सदस्य वर्तमान में जो है टोटल हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या 238 जो सदस्य बैठते हैं, इसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये कथन आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला कथन है, इसके बाद राज्यसभा में भारत के सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है भारत के सभी संघ राज्य। ठीक है, इसमें क्या संघ राज्य क्षेत्रों, इसमें क्या संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी की बात की गई। इसमें सिर्फ वही आ सकते हैं जिसमें विधानसभा चुनाव या जिसमें सीटें निर्धारित की गई हैं। अगर जिसमें सीटें निर्धारित नहीं हैं तो वो क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? ठीक है, जैसे अगर सिक्किम दिल्ली की बात की जाए तो इसमें एक राज्यसभा और शायद में 2 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं। सिक्किम में 1-1 है, नागालैंड मिजोरम में 1-1 है इनमें। ठीक है, 1 लोकसभा की 1 राज्यसभा की। इसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के सबसे अधिक सीटें जम्मू कश्मीर में हैं। हाँ, ये सही है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखते हैं 45। जो कोरियोलिस बल पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावित करता है? ठीक है, जो कोरियोलिस बल है जो पृथ्वी पर किन्हें प्रभावित करता है, तो इसमें सैन्य निशानेबाजों को, ठीक है, उड़ान नेविगेशन को, ठीक है, और व्यापारिक पवनों को, ठीक है, और चक्रवातों को। सही है, तो इसमें क्या 4 ही ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। अब इसके बाद देखते हैं जो कोरियोलिस प्रभाव है ये पृथ्वी के घूर्णन पर आधारित है। अगर पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी क्या पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, और 24 घंटे की अवधि में जो वो चक्कर लगाती है, लगभग 1600 किलोमीटर का चक्कर लगाती है, मतलब दूरी तय करती है, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी है और 24 घंटा में एक अपना चक्कर लगाती है। इसी के लिए ऐसा कहा जाता है कोरियोलिस बल, इसी को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर है 46। इसमें क्या है, जैव विविधता के संदर्भ में ग्रेट नॉर्थ इंडियन स्कीमर और विल्सन स्टॉर्म जो पेट्रेल हैं वो क्या है? पक्षी हैं। ठीक है, ये क्या है? पक्षी हैं, इनके पक्षियों के नाम हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 47। अर्थशास्त्र के संदर्भ में सॉफ्ट लैंडिंग पद से क्या आशय है? सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या आशय है इसका? तो इसमें क्या है, यह अपस्फीति की दर में एक चक्रीय गिरावट जो अति मुद्रास्फीति को बचाती है। यह विस्तार और आर्थिक चक्र की चरम अवस्था में बीच में का एक चरण है। यह तीव्र जो है समृद्धि की आर्थिक अवधि के बाद चिन्हित एक आर्थिक मंदी या गिरावट है।
यह जो आर्थिक समृद्धि में एक चक्रीय गिरावट है जो मंदी को बचाती है, ये सही है आपका। सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, नाम से ही सर यानी सॉफ्ट की बात आ रही है, तो बिल्कुल। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है, अच्छा बड़ा इसमें एक मिनट लिखना कर, ठीक है। इसमें क्या, एरोसॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे लगभग हर साल प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, एरोसॉल की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में एरोसॉल अल्पकालिक होते हैं और केवल कुछ हफ्तों तक ही वातावरण में रहते हैं, ठीक है। दूसरा, एरोसॉल बादल संघनन हेतु नाविक के रूप में कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा की जो घटनाएं अधिक होती हैं, ठीक है। निचले वायुमंडल में एरोसॉल जो है बादल कणों के आकार को संशोधित कर जिसमें पृथ्वी का ऊर्जा बजट प्रभावित होता है। ये क्या है, दोनों ही तीनों ही कथन आपके सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 49। इसमें क्या है, इसका जो एक है जनजाति, एक है विशेषता। जो हौसा जनजाति है, हौसा जनजाति कहाँ की है, ये स्थायी कृषक है, ठीक है। एक विशेषता है इसमें, ये स्थायी कृषक है, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं, इसमें क्या है, जो एस्किमो है ये सुसंगठित इग्लू में निवास करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और जुलू बंटू भाषा बोलने वाले, ये भी सही है। दोनों यानी इसके तीनों ही कथन आपके सही हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 50। राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार, एक मिनट, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, एक मिनट, अगर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज जो अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है, इसका उद्देश्य आकांक्षी जिलों पर जोर देते हुए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है, ठीक है। दूसरा है, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन है, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके बाद क्या है, आपका कथन केवल एक सही है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर है 51। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले जो डिजिटल मार्केट अधिनियम और डिजिटल सेवा अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसमें देखें किससे संबंध है, सुरक्षित डिजिटल स्पेस हेतु यूरोपीय संघ के कानून, वैश्विक डिजिटल कंपनियों पर G20 का समझौता, हटाओ, साइबर अपराधों को निपटने के लिए लेकिन OECD की नहीं है, ठीक है। इसमें आसियान द्वारा 5G संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है एक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 52। नई चेतना पहल जो बदलाव की अभियान, ठीक है। इसमें क्या है, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं के नियोजन को बढ़ाने के हेतु एक नई योजना है। अगला कथन है, यह स्वयं सहायता समूह को संपार्श्विक मुक्त वित्त प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय की एक नई योजना है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो यह क्या, नई चेतना नई पहल, यही है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 53, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, मध्ययुगीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में जो है ये यंत्रज निम्नलिखित में से क्या है। यह क्या है, विज्ञान और हाँ ठीक है, यह क्या है, खगोलीय विज्ञान संबंधी यंत्र है। पानी पीने निकाले पानी, ये कुछ नहीं, ताले का नहीं, ठीक है। ये क्या है, यही है, कथन नंबर एक सही है, ठीक है। थोड़े अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको विश्लेषण नहीं करते, हाँ थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं उनके थोड़े बारे में आपको बताते। जैसे काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या, चूना युक्त होने, अब ये चूना युक्त हो तो काली क्यों हो, ये ठीक है, ये गलत है। ये वैश्विक मृदा का 10% से भी कम भाग है, ये ठीक है। उनका रंग काला और मेलेनाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों का संचय करते हैं। ये 2 और 3 आपके
सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56। इन्फ्लुएंजा विषाणु की बात है, 55 सॉरी। इन्फ्लुएंजा विषाणु के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या है, इनमें द्विरज्जु की खंडित डीएनए जीनोम पाया जाता है, गलत। ये मुख्यतः संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले स्राव में छोटी बूंदकों के माध्यम से फैलता है, ये सही है आपका। ठीक है, इसके बाद क्या है, इन्फ्लुएंजा डी विषाणु मुख्यतः मवेशियों को प्रभावित करता है और अभी इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले, यह मनुष्यों में भी संक्रमित करता है, इसके ये भी सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 56। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कर लोचशीलता किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की अनुक्रियाशीलता को संदर्भित करता है। दूसरा है, कर उपलब्धता कर के दरों में परिवर्तन की अनुक्रिया स्वरूप कर जो राजस्व कर को होने वाले परिवर्तन के संदर्भ में संदर्भित करता है। इसमें क्या है, डी, इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आप देखना चाहे अगर अगले वीडियो में हम बता देंगे इसके आंसर गूगल करके या किसी तरीके से। अब नेहरू रिपोर्ट की बात करें, 1958 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी 1928 किसकी वकालत की गई थी। ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट जो दी गई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के द्वारा उसमें उस समय कौन थे, लॉर्ड बिक्रेन हेड थे। ठीक है, और उनसे इन्होंने एक वो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की थी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखते हैं क्या है, सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ठीक है, महिलाओं के लिए समान अधिकार, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये तीनों ही आपके सही है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के लिए प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। अगला देखते हैं, इसमें एक अध्यक्ष और 3 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। आयोग के सदस्यों की अर्हताएं संसद द्वारा निर्धारित की जाती, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या आपका केवल 3 सही है, क्योंकि इसमें क्या है, 5 वर्ष की समाप्ति के बाद, ठीक है, इसमें बात की गई है 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। और इसमें दूसरा में क्या है, इसके अध्यक्ष में 3 सदस्य होते हैं। इसमें क्या है, इसके अध्यक्ष जो 3 सदस्य नहीं होते, इसमें क्या है, केवल और केवल शायद एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें 3 नहीं होते, 4 होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष और 4, लगभग 5। ठीक है, और 5वें वर्ष की जो समाप्ति पर या उससे पहले, ठीक है, राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो ये चेंज कर सकता है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चेंज कर सकता। अगर राष्ट्रपति को अगर लगे तो वो कर सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं के पर जो है अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच जो IPBES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये परितंत्र और जैव विविधता के अर्थतंत्र TEV की संकल्पना ये गलत है, और भारत IPBES सदस्य हैं, ये सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल भी। इसके बाद देखते हैं 5G संचार, ये करंट का न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना ज़्यादा है। 5G संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 3 बैंड के स्पेक्ट्रमों में कार्य कर सकता है। यह निम्न विलंबता और ऊर्जा दक्षता पर विशेष बल देता है, ठीक है।
5G सेल टावर का कवरेज 4G की तुलना में कम विस्तृत है। हाँ बिल्कुल सही है, ये स्पीड की बात नहीं है, नहीं ये स्पीड समझ के गलत कर दो, ये कवरेज है, क्योंकि अभी पूर्णतः 5G विकसित नहीं हुआ। जिस समय हर जगह इसके टावर उपलब्ध होंगे, सिम होंगे, तब समझना कि अब 5G पूर्णतः लागू हो गया, लेकिन अभी भी 4G लागू है। इसमें क्या, प्राय सुर्खियों में रहने वाला जो फोरकट फैनवार्ट नामक पादप प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कौन सा सही है। इसमें क्या है, यह एक पादप प्रजाति है। अब पक्षी की बात है, निम्नलिखित कथनों में सुर्खियों में रहने वाला फोरनेट नामक पादप प्रजाति, अच्छा ठीक है, पादप प्रजाति है, ठीक है। इसमें यह एक पादप प्रजाति है जो पश्चिमी घाट और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थानिक है। अगला है, यह एक जालीय पादप है जो 1000 से अधिक वर्षों के बाद फिर से भारत में दिखाई दिया है। फिर है, यह निकोबार द्वीप पर पाई जाने वाली मेढक की दुर्लभ प्रजाति है में से एक है जो वर्तमान में पर्यावास ह्रास के खतरे में है। इसके बाद है, यह एक जलमग्न 12मासी जलीय पादप है जो धीमी गति से प्रवाहित होने वाले ताजे जल में उगता है और उसे क्षेत्र के संक्रामक से, ठीक है, यही आपका सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62। इसमें क्या है, उसने फारस के शासक ने विजयनगर में एक दूत के रूप में भेजा था उसे, जिसके बारे में ये बात हो रही। उसने अपना यात्रा वृत्तांत मतला उस मैदान व जो है मजमा उल बरहीन अथवा द राइज ऑफ टू ऑस्पिशियंस कॉन्स्टेलेशन एंड द कन्फ्लुएंस ऑफ टू जो ओशंस में लिखा था। उपयुक्त परिच्छेद में किस यात्री की बात की जाए तो ये अब्दुल रज्जाक की बात की जा रही है, ठीक है, ये अब्दुल रज्जाक की बात की जा रही है। इसके बाद है, फिर से ध्यान से पढ़ें, प्रश्न नंबर है 63। इसमें क्या है, इस गुप्त शासक ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की और भारत के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। अब पता लगे कौन से गुप्त शासक ने यह किया था। उसकी प्रतिष्ठित और प्रभाव इतना व्यापक था कि श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनवाने हेतु उसकी अनुमति प्राप्त करने के लिए एक दूत को भेजा था। उसके दरबारी कवि हरिसेन के जो वृत्तांतों में उसके सैन्य पराक्रमों का वर्णन किया गया। उपयुक्त परिच्छेद में किसका वर्णन है ये, तो ये किसका वर्णन है, ये समुद्रगुप्त का वर्णन है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 64। इसमें क्या है, निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों को कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या है, निर्वाचक नामावलियों की निःशुल्क आपूर्ति। दूसरा है, चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान। तीसरा है, एग्जिट पोल का पर प्रतिबंध। चौथा है, डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा के लिए प्रावधान। तो इसमें क्या है, पहले तो ये है सुधार की बात करेगा, सबसे ज़्यादा सुधार। फिर ये डाक मतपत्र के मतदान सुविधा के, फिर इसके बाद क्या है आपका निर्वाचक की नियमावली निःशुल्क, फिर ये तीसरा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। इस तरीके से इसमें हर वो प्रश्न है जो स्टूडेंट गलत करने की संभावना ज़्यादा रखता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किए जाते हैं। ये सारे टर्निंग पॉइंट वाले प्रश्न हैं जिसमें हालांकि इससे सरल आएगा आपका पेपर, इसे जो वो प्री टेस्ट होगा वो सरल होगा इससे, लेकिन ये थोड़े अच्छे लेवल को देख करके बनाई जाती है। इसमें क्या है, सुहरावर्दी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारत में इसकी स्थापना शेख वलाउद्दीन जकारिया ने की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, सुहरावर्दियों ने राज्य के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। इसका क्या है, कौन सा सही है, इसमें दोनों ही सही है। इसकी बात कर प्रश्न नंबर 66। इसके बाद क्या है, पादप एवं जंतु जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सभी जो है ज्ञात प्रजातियों में से 50% से अधिक पादप प्रजातियां हैं। ठीक है, जितनी ज्ञात प्रजातियां हैं उसमें क्या है 50% से अधिक जो है प्रजातियां कौन सी पादप हैं। ये आपका क्या है, ये गलत है। जितनी 70% से अधिक जो है जंतु प्रजातियां हैं, उसके बाद शैवाल कवक वगैरह जो 22% है। ठीक है, ये आपका गलत है। अब इसके बाद देखते हैं अगला कथन है, जंतुओं में कीट संपूर्ण प्रजातियों का 70% है। ये सही है, अभी हमने बताया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है, संसार में कवक प्रजातियों की संख्या मत्स्यों और स्तनधारियों की संख्या कुल प्रजातियों से अधिक है। ये सही है। ठीक है, इसका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 67। अगर प्राचीन भारत के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये देखें, पश्चिमी जो है क्षत्रपों के शक सिक्के प्राचीनतम दिनांकित दिनों सिक्कों में से एक थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इंडो ग्रीक भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक थे। कुषाण शासकों के सिक्कों जो भगवान शिव और बुद्ध के चरित्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, साम्राज्य को आर्थिक पतन के बचाने के लिए गुप्त शासकों ने स्वर्ण सिंह, ये गलत है। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका क्या है, इसके आपके 3 ऑप्शन सही है, 1 2 3। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। इसमें क्या है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिस्र और मेसोपोटामिया के लोगों के विपरीत हड़प्पा वासियों ने लंबे अभिलेख लिखे थे। ठीक है, लिखे यानी लिखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है जो गलत होता है। इसमें क्या है कि जो उनके पढ़े नहीं गए लेकिन इतने लंबे नहीं थे कि वो, तो इसलिए ये कथन ही आपका गलत होता है। दूसरा है, अधिकांश अभिलेख मोहरों पर दर्ज किए गए थे और वे केवल कुछ ही शब्द अंकित थे। हाँ, ये सही है, क्योंकि उनकी शॉर्ट लिपि थी। अब एक है, यह लिपि वर्णाक्रम न होकर अधिकांश चित्रात्मक थी। देखिए, ये भी आपका यह सही है क्योंकि चित्रात्मक थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 69। कर्क रेखा इस स्थलबद्ध भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ठीक है, रियांग, चकमा और जमंतियाँ इस राज्य में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य इसी राज्य में अवस्थित है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की एकमात्र जो है कपी जो है बोलते हैं प्रजाति हुलांग गिब्बन पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन किया गया। ठीक है, तो इसमें किसका किया गया, त्रिपुरा, क्योंकि इनमें देखा जाए तो इनमें कर्क रेखा किसी से गुजरती नहीं, मिजोरम से गुजरती नहीं, मणिपुर से भी गुजरती नहीं, त्रिपुरा हाँ शायद मणिपुर से गुजरती है, नामामी हाँ मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया इसकी वजह से ये। फिर इसके बाद देखना है अगला प्रश्न है, जो एंथ्रेक्स रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, एंथ्रेक्स एक जो है पशुजन्य रोग है। ठीक है, यह कवक के कारण होता है, नहीं ये कवक के कारण नहीं होता। ठीक है, जब पशुजन्य तो पशु कवक के कारण नहीं होता, ये क्या जूनोटक की वजह से होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 71। भारतीय संविधान के संदर्भ में किसी राज्य के जनजातीय मामले के मंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में किसी राज्य के जनजातीय मामलों के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। दूसरा, जिन राज्यों में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची क्षेत्र शामिल हैं उनके लिए जनजातीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अनिवार्य शब्द हटा दें तो एक आंसर आपका केवल एक सही है। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 72। इसमें क्या है, अतिरिक्त टायर 1
80 वन बंद पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। 81 बंद पत्र जो बैंकों द्वारा जारी किए गए असुरक्षित बंद पत्र हैं। ये बंद पत्र सामान्य तौर पर बैंकों द्वारा अपनी टियर 1 पूंजी को मजबूत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूसरा है अन्य बंद पत्रों की तरह 80 बंद पत्र भी निवेशकों को नियमित ब्याज का भुगतान करते हैं। ठीक है, ये सही है। तो इसमें क्या वेनिला कॉर्पोरेट बंद पत्र की तुलना में 80 बंद पत्र जोखिम वाले होते हैं। ये आपका गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 73। इसमें क्या है, चालुक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालुक की बात है। ऐहोल में स्थित जो है होचिमल्लीगुड़ी मंदिर का आकार आयताकार है। दूसरा है मंगलेश द्वारा निर्मित सबसे विशाल गुहा मंदिर विष्णु में समर्पित है। तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर में एक कन्नड़ शिलालेख है जो वास्तुकार की प्रशंसा करता है। इसमें क्या तीनों ही आपके सही है। प्रश्न नंबर 70। हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से कौन राज्यों और केंद्र शासित में स्थापित की गई है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन परियोजना है जो ऐसे कौन से में की गई है, वो लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख। अगर सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा परियोजना है जो वो सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश में मोढेरा गांव में। ये भी करंट की न्यूज़ है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 75। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इंडिविजुअल दिक फ्रीजिंग यानी IQF जो है तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, तुरंत हिमीकरण यानी दिक फ्रीजिंग के कारण खाद्य पदार्थों की मूल्य बनावट और स्वाद बना रहता है। ठीक है, इसमें सब्जियों की कोशिकाओं में बर्फ़ से बड़े बड़े क्रिस्टल जमते हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही सही हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर है 76। इसमें हाल ही में अधिसूचित हरित ऊर्जा खुली पहुंच नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा का उपयोग करने हेतु हरित प्रमाण पत्र प्रदान करके हरित विद्युत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके बाद है ये नियम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसका आपका जो पहला कथन आपका सही है, ये गलत है। ठीक है, ये किसका है, ये कौन सा मंत्रालय है, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसका क्या है मंत्रालय, शायद है विद्युत मंत्रालय था। ठीक है, इसमें विद्युत मंत्रालय है। इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं 77। इसमें क्या, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण वृद्धि की तुलना में जमा राशियों की धीमी वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस जो है संदर्भ में ऋण वृद्धि की तुलना में जमा राशियों की धीमी वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से संभावित कारण हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति सही है। बैंकों द्वारा जमा ब्याज दरों में वृद्धि, ये गलत है। पूंजी व्यापार की लिखतों में निवेश में अत्यधिक प्रतिफल, ठीक है। इसका सही आंसर है 1 और 3, डी सही है इसका। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है 78। इसमें क्या है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में जो है बन्नी घास मैदानों के जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। बन्नी घास की बात है, ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ में एक घास का मैदान है। ठीक है, ये क्या है, जिसका 2500 वर्ग क्षेत्रफल है। ये कहाँ है, अन्नामलाई के नहीं है, ये बन्नी घास कहाँ है, गुजरात में। इसके बाद है, ये ठूंठदार पूंछ वाले बंदरों का प्राकृतिक वास जो है स्थान है। ठीक है, ये ठूंठदार जो है ये कौन से बच्चों जो है, अगर इसमें बात करें तो इसमें ये ठूंठदार बंदर हैं, इनका निवास स्थान नहीं है। ये एक हानिकारक विदेशी जो वृक्ष प्रजाति प्रिसोमिन ज्यूनिफ्लोरा अतिक्रमण प्रभावित करती है। ये सही है आपका, तो आंसर आ जाएगा आपका केवल 3 सही। प्रश्न नंबर 79। इसमें क्या है,
इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में क्रेटर झील कुक के रंग और गंध में अचानक हुए परिवर्तन के से स्थानीय लोगों में चिंता और दहशत फैल गई। यह देखा गया कि इस क्षेत्र की झीलें जो पृथ्वी के मेटल से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करती हैं। ये गैसें सदियों से इस क्षेत्र की झीलों की तलहटी में जमी हुई थी और जो है मौतों का कारण बनती रहीं। उपयुक्त प्रक्षेत्र में से किस झील की बात की जा रही है? तो एक इसकी कैमरून झील की बात की जा रही है जो अभी चर्चा में रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। 80 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWVI इसमें के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 यानी PCA अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ये सही है। ठीक है, इसमें क्या है? इसकी सलाह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है ये भी सही नहीं है। ठीक है, इसका मुख्यालय है जो बल्लभगढ़ में है इसका मुख्यालय स्थित, तो यह भी गलत है। सही आंसर है आपका केवल ए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें खून की जांच, मिट्टी के बर्तन, वॉशिंग मशीन। उपयुक्त में से कौन से कार्यों करने में अपकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है? ठीक है, अपकेंद्रीय बल का मतलब समझते हैं? इसमें खून की जांच, अगर हम जिस तरीके से मठा फेरते हैं, गांव में देखा होगा मठा फेरना यानी दही से घी निकालना, इसको बोलते हैं अभिकेंद्रण। ठीक है, वॉशिंग मशीन भी घूमती है तो यही अभिकेंद्रण बल है। मिट्टी के बर्तन वाले चाक घूमता है इसी प्रकार से, तो ये भी सही है। और खून की जांच करने पर उसको भी इस तरीके से आप घुमाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? इसमें दोनों ही यानी तीनों ही सही हैं। इसके 1 2 3 आपके सही हैं। इसके बाद देखते हैं 82। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसका क्या है? सिख सेना द्वारा सतलज नदी को पार करना युद्ध के लिए तत्कालिक कारण था। ठीक है। दूसरा है युद्ध गंडमक की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये गलत है। युद्ध के समय हेनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, इसमें क्या लाहौर की संधि के बाद समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। इसमें क्या है? कवक में पर्यावरणीय कार्बनिक रसायनों का निम्नीकरण करने के लिए जैव रासायनिक और पारिस्थितिकी क्षमता होती है और इस प्रकार यह जैव उपचार के उपयोग किया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कवकों की प्रजातियों में कौन सी जैव उपचार का उपयोग की जाती है, यानी कौन सा उपचार किया जाता है? तो इसका क्या है? प्यूरोल्टस और एस्परजिल्स और ट्राइकोड्रम, ये तीनों ही किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्रश्न नंबर 84 जो है खगोल विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा ऊट क्लाउड पद का सर्वोत्तम जो वर्णन करता है? ठीक है, इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है या विकल्प नंबर 1, यह मंगल और बृहस्पति के बीच बर्फीली पिंडों का क्षेत्र है। ये तो है ही नहीं, मंगल और बृहस्पति पर बर्फ़ कहाँ से आई? यह वरुण के वातावरण में चमकीला बादल है। ये भी नहीं, बादल है ही नहीं। यह हमारे सौर मंडल का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है जिसमें अंतरिक्ष मलबे की बर्फीली टुकड़े शामिल है। ये सही है आपका। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 85। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है? इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत को बनाए रखा। दूसरा है इस अधिनियम के तहत जो है वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसने चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ठीक है,
तो यह क्या है, ये सही आंसर है आपका, तीनों ही इसके कथन सही है। इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन है कठपुतली वाला। भारत में कठपुतली के विभिन्न रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कर्नाटक की धारा कठपुतली को जो है जो बोमालट्टा कहा जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगर देखा जाए तो ये आंध्र प्रदेश की जो है कठपुतली को कहा जाता है। दूसरा है, उड़ीसा की रावण छाया कठपुतली एक हरी होती है और उनमें कोई संधि नहीं होती है। तो इसके बाद देखते हैं, बिहार की परंपरागत छठी कठपुतली को पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या, यमपुरी बिहार के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी, यानी 2। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला 87। भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का एक संरक्षण प्रमुख होता है। ठीक है। दूसरा है, मतभेद की स्थिति में वह कॉलेजियम के सदस्य के वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ये गलत है। कॉलेजियम का उपयोग सिर्फ जो उसका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए होता है। इसके बाद है, सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर उसे भारत की संसद द्वारा हटाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। सिद्ध कदाचार के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ये शब्द यूज होता है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, गलत देखना है। इसमें यह एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन का उपयोग को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है, इस प्रोटोकॉल के तहत विकासशील और विकसित दोनों देशों के समान किंतु विभेद जिम्मेदारी गलत है। यह प्रोटोकॉल विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी संस्करण को बढ़ावा देता है। इसमें क्या है, यह प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त है, ये गलत है। इसका आपका सही आंसर हो जाए इस आंसर के अनुसार जो है ये आपका सही नहीं है और ये सही है, लेकिन आपका आंसर के अनुसार क्या है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 89। इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC 1267 जो है समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राज्य को समिति द्वारा रखी गई एक समेकित सूची में किसी आतंकवादी समूह का नाम जोड़ने का प्रस्ताव देने के लिए अनुमति देती है। ठीक है, ये तो हमें सही लगता है। ठीक है, क्योंकि ये वो है, इसे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 का ट्विन टावर पर हमले का स्थापित, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल 1। इसके बाद देखते हैं 90 नंबर प्रश्न है, ये क्या है, हाल ही में सुर्खियों में उल्लेखित शब्द ChatGPT और डेल ई और लैम्डा संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। इसके बाद है 91, भारत की जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, इसके बारे में आकस्मिक निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि स्थापित करने के अधिकृत है, ये स्थापित की बात नहीं है। ठीक है, इसका रक्षक है जो है राष्ट्रपति, लेकिन स्थापित करने की वो नहीं है। यह निधि एक अग्रदाय किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जमा लेखा स्वरूप में होती है, ये सही है। आपका आंसर आ जाएगा केवल और केवल 2, यानी बी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 92, निम्नलिखित में से कौन सा नदी मार्ग में जो पृथक्करण की घटना का सर्वोत्तम वर्णन मिलता है। ठीक है, तो नदी मार्ग की बात है। इसमें क्या है, यह उच्च स्थानों से बहने वाली धाराओं
द्वारा जो निर्मित एक विशेषता जो ढलान वाले मैदानों में आकर विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगला है एक सरिता के उद्गम जल का दूसरी सरिता के जल में प्राकृतिक रूप से जुड़ना। इसके बाद है एक नदी मार्ग के प्रत्याग और एक नए नदी मार्ग का निर्माण तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यही सही है। इसके बाद देखते हैं 93 फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इसमें क्या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीओ के विपरीत एफपीओ जारी करने वाली कंपनी पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है। ठीक है, सामान्य तौर पर आईपीओ के निवेश को एफपीओ के निवेश में कम जोखिम भरा होता है। ये गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। प्रश्न नंबर है 94 इसमें क्या है निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लई कला शब्द से सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसमें क्या है कश्मीर क्षेत्र में एक शीतलहर का कहर है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद देखते हैं 95 भारत के संविधान में निवास की स्वतंत्रता के अधिकारिणी अनुच्छेद 19 की बात है। इसमें क्या है पर निम्नलिखित में से कौन से युक्तियुक्त प्रतिबंध स्पष्ट रूप से उल्लिखित किए गए हैं। तो इसमें राज्य की सुरक्षा आर्टिकल 19 की बात है, राज्य की सुरक्षा नहीं। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता, ये तो संप्रभुता और अखंडता पानी बेला रुक जाओ। इसमें क्या नैतिकता, इसमें क्या है किसी भी अनुसूचित जाति के हितों की सुरक्षा, ये सही है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है आपका वो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, विकल्प नंबर 4। 96 इसमें देखते हैं। इसमें क्या है हाल ही में बरगुर पहाड़ियों में वन क्षेत्र में एक गुफा में 200 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्रों की पहचान की गई है। गुफा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ऐसी करंट की न्यूज आने की ज़्यादा संभावना रहती है। प्रश्न नंबर है 97 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के बजट पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद क्या है कथन नंबर 1 है राज्यों का ऋण जो है जीडीपी अनुपात 40% से अधिक बना हुआ है। ये गलत है। सकल राजकोषीय घाटे में गिरावट के साथ राज्यों की राजकोषीय नीति में सुधार हुआ है। ये सही है। कथन नंबर आपका 2 सही है। इसके बाद देखते हैं 98 यूएनएफसीसी के ने पृथ्वी के सामने आने वाली 3 महत्वपूर्ण समस्याओं को पृथ्वी के 3 संकट ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस करार दिया है। ये समस्याएं हैं। ठीक है, और ये समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये है जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण और भूमि क्षरण, समुद्र स्तर, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास। ठीक है, ये सही है क्योंकि ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेम कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फॉरम जो है क्लाइमेट चेंज का फॉरम है, इसलिए ये सही है। तीसरा इसके बाद है 99 इसमें क्या है उनका जन्म उद्योगपतियों के परिवार में हुआ था। वह कॉलेज के जो बाद इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने रक्षा उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास की नींव रखी। उन्हें भारत के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उपयुक्त परिचित में से किसका वर्णन है। तो ये कौन है, विक्रम साराभाई का वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम आपको कल इसका 1-2 दिन में आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, और कल हम आपको टेस्ट नंबर 17 प्रोवाइड करेंगे। यह 18वीं शताब्दी के भारत ने क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जो साहित्यिक कार्यों का उद्देश्य देखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए या मिलान कीजिए। इसमें क्या है एक बायरसी भाषा है,
और इसमें सही से मेरे देखना है। तो इसमें क्या है, वारिस शाह, ये वारिस शाह कहाँ के थे, ये सिंधी नहीं थे, उर्दू भाषा के थे। ठीक है, वारिस शाह की बात करें तो ये क्या उर्दू भाषा के थे, इसे हटाएं। और शाह अब्दुल तालिब ये तो वो थे हिंदी, और ये उर्दू। तमुनियार कन्नड़ ये नहीं थे, और ये कंचन नाविगार ये मलयालम, ये सही है। ठीक है, इनका सही आंसर है आपका 4। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। और देखते रहिए, जुड़े रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपको इसको PDF मिल जाएगा, आप इसको बार बार टेस्ट लगाइए। इसी के साथ मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में। नमस्कार। टुक टुक।